dear students, welcome to the science lecture. Myself Tosip sir. In today's lecture, we will discuss geothermal energy and nuclear energy. So after completion of today's lecture, you are able to understand what is the meaning of geothermal energy, how we can harness it, and what is the use of nuclear energy as well as how we can utilize it. Okay, चलिए. Geothermal energy. As you know that thermal means heat. Geo का मतलब क्या होता है? भू या तो भौगोलिक, यानी कि जो हमें ज़मीन में से मिलती है वो चीज़ है, उसे हम जियो के नाम से जाना जाता है. रिलायंस जियो नहीं, ठीक है. चलिए. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, molten rocks formed in the deeper hot regions of earth crust are pushed upward and trapped in certain regions called hotspots. कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो पिघले हुए पत्थर हैं, molten rocks, जो ज़मीन के अंदरूनी सेक्शन में होते हैं यानी कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं, वो ज़मीन के दबाव के कारण ऊपर आ जाते हैं और कुछ जगह पे एक स्पेस बना लेते हैं जिसे क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट्स. जैसे कि ये ज़मीन का ऊपर का स्तर है, सपोज इस स्तर के अंदर यहाँ पे मॉल्टन रॉक्स जो है इस तरीके से सेक्शन बना के अंदर आ गए होंगे. तो यहाँ पे अंदर, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे मॉल्टन रॉक्स अपनी स्पेस बना लेते हैं और इस स्पॉट्स को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट्स. ओके. तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ज़मीन के अंदर के भाग में स्टोर होता है ग्राउंड वाटर, यानी कि यहाँ पे आजू बाजू के सेक्शन में जहाँ कहीं भी स्पेस होती है वहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है. तो जब भी ये ग्राउंड वाटर इस मॉल्टन रॉक्स के साथ, कि जो ह्यूज टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं रॉक्स, तो क्या होता है? उसकी वजह से मॉल्टन रॉक्स को और वाटर के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो हीट एनर्जी है मॉल्टन रॉक्स की, वो एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर के द्वारा, एंड द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर. बिकॉज वी नो when we supply a amount of heat energy to the liquid matter, it starts boiling, and after certain point of time, due to the latent heat of vaporization, it starts converting into vapor. Okay? तो इसी वेपर का इस्तेमाल करके हम पावर प्लांट चलाते हैं या फिर उस गर्म पानी का इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी सेक्शन के अंदर ये बेसिक आउटलाइन थी चैप्टर की जो मैंने दे दी. समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन्स फाइंड्स आउटलेट एट द सरफेस. कई बार ऐसा होता है कि जो गर्म पानी है वो सरफेस ढूंढ लेता है और बाहर निकल जाता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि तुलसी श्याम है, सभी लोग आई थिंक विजिट कर ली होगी तुलसी श्याम की. तो तुलसी श्याम में गर्म पानी के कुंड है कि जहाँ पे पानी जो है वो नेचुरली गर्म होता है. तो वो नेचुरली गर्म किस चीज़ से होता है? बिकॉज ऑफ द मॉल्टन रॉक्स. और अगर उसे अर्थ की सरफेस के ऊपर कहीं पे जगह मिल जाए तो वहाँ से वो बाहर आने लगता है. ओके. सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स. जहाँ से ये गर्म पानी बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग्स. द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन. जो भी स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम को सप्लाई पाइप के थ्रू कहाँ पे किया जाता है? टरबाइन को. और टरबाइन रन करवा के उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं. ठीक है. द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ के अंदर. द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, बट देर आर वेरी फ्यू कॉमर्शियल वायबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड. कॉमर्शियली इसका प्रोडक्शन जो है
वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो ये साइट्स की अवेलेबिलिटी है कि जहाँ पे ये साइट्स अवेलेबल होती है, कि जहाँ से हमें हॉट स्प्रिंग्स या तो नेचुरली ही वेपर मिल पाए, ऐसी साइट्स बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन है इसकी जियोथर्मल एनर्जी की। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे कितने सारे पावर प्लांट्स यूएसए में और न्यूजीलैंड में कार्यरत है, बिकॉज देयर आर सो मेनी साइट्स आर अवेलेबल एट दैट प्लेस। मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोसेस के बारे में बता दिया गया है, ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन होता है। What kind of material is required, through which process we can generate the electrical energy from the nuclear energy. So let us study in detail the nucleus of heavy atom. Further moving inside the paragraph, the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium and thorium. Please note down or underline these three elements: uranium, plutonium and thorium. ये तीन जो नाम दिए गए हैं, दिस आर दी एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम। व्हेन बॉम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लिया। होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। एक न्यूक्लियस होता है, किसका, कौन से एलिमेंट का। आप सभी को मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसिस्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस हैवी एटम का जो होता है, मतलब ये हैवी एटम है, किसका, यूरेनियम, प्लूटोनियम या तो थोरियम का। और उसके हैवी न्यूक्लियस को लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स से, मतलब छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स कोई और एलिमेंट के यहाँ पे क्या किए जाते हैं, बॉम्बार्ड किए जाते हैं। बॉम्बार्ड करना यानी उसके ऊपर धावा बोलना, उसके ऊपर स्ट्राइक करना। और उससे होता क्या है, ये जो हैवी न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। इट इज स्प्लिटेड इनटू दी सेपरेट पार्ट्स। व्हेन दिस इज डन, मूविंग टू दी पैराग्राफ, when this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of original nucleus is just a little more than some of the masses of individual products. इसके ये प्रोसेस हो जाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ट्रेमेंडियस होती है कि जिसके अंदर से काफ़ी हीट रिलीज होती है। द फिशन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम फॉर एग्जाम्पल, फिशन प्रोसेस कि जिसमें दो पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं हैवी न्यूक्लियस के, प्रोड्यूसेस 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबंशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कॉल। यानी कि कॉल में से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उससे 10 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का 10 लाख होता है तो 10 मिलियन का आप गिन लीजिएगा कि कितने टाइम्स हुआ। तो उतनी एनर्जी एक खाली यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। मतलब कोल से कितने गुना ज़्यादा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका जो आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा 100 लाख। In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of self-sustaining fission chain reaction that release energy at a controlled rate. ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल, थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, ऐसे फ्यूल को जब भी हम बॉम्बार्ड करते हैं तो उसका चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सपोज ये हैवी न्यूक्लियस है, इसको हमने छोटे छोटे और 2 न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, तो वापस यहाँ पे कोई एक हैवी न्यूक्लियस होगा, ये 2 पार्ट फिर उसे वापस स्ट्राइक करेंगे। इसके 2 पार्ट अलग हुए, वो दूसरे और को करेंगे। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन जो आगे बढ़ता जाता है उसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। The released energy can be used to produce steam and further generate electricity. इसमें से The released energy can be used to produce steam and further generate electricity. इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल हम
स्टीम जनरेट करवाने में कर सकते हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर का इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दिया था, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर होता है। किस तरीके से? इन अ न्यूक्लियर फिशन द डिफरेंस इन मास डेल्टा एम, मास का जो डिफरेंस आता है, पहले जो मास था और बॉम्बार्डिंग किया हमने न्यूट्रॉन्स का, उसके बाद जो मास था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसके फॉर्म में ही एनर्जी जनरेट होती है। वो उतने मास का कन्वर्जन जो है वो एनर्जी में हो चुका होता है। The difference in mass delta m between the original nucleus and the product nuclei gets converted to energy E at a rate governed by the famous equation E is equals to delta mc square. ओके, चलिए, इतना आपके लिए बस है जानकारी लेना। इसमें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लोकेटेड एट तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात एंड कैगा कर्नाटका having the installed capacity of less than 3% of total electricity generation capacity of our country। यानी कि 100 वाट ऊर्जा उत्पन्न होती हो, उसमें से 3 वाट ऊर्जा न्यूक्लियर पावर के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है। However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electric power needs from nuclear reactors। कई सारे ऐसे कंट्रीज है कि जिसमें न्यूक्लियर फिशन के द्वारा या तो न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा 30% जितना पावर जनरेशन पूरे राष्ट्र का उसमें से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The major hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels, the uranium still decaying into harmful subatomic particles, radiations। मेजर जो इसमें खतरा है वो किसका है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में? स्टोरेज और डिस्पोजल का। यानी कि यूरेनियम फ्यूल जो होता है वो रेडिएशन वाला फ्यूल होता है, कि जिसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो जब भी उसका स्टोरेज किया जाता है या तो उसको डिस्पोज किया जाता है, तभी ये मेन प्रॉब्लम अराइज होता है, क्योंकि उसको एक ज़मीन में नीचे गाड़ देने के बाद भी उसमें से जो रेडिएशन होते रहते हैं, उससे कई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स एटमॉस्फेयर में और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर हो सकती है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। वातावरण को काफ़ी प्रदूषित करता है इम्प्रॉपर इसका वेस्ट स्टोरेज, मतलब अयोग्य तरीके से इसका निकाल करना भी वातावरण को प्रदूषित करता है। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंशियल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए, मतलब जो रिएक्टर होता है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से रेडिएशन बाहर निकल जाए, तो पूरी वहाँ की जो काम करने वाली टीम है उसके ऊपर भी इफेक्ट होगी एंड मेजर डिवास्टेशन will takes place। The high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive। यानी कि एक तो उसका स्थापित खर्च, मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन को इंस्टॉल करने का खर्च इतना ज़्यादा होता है, दूसरा उसमें से रेडिएशन लीक होने का खतरा भी ज़्यादा होता है, वातावरण प्रदूषित होने का भी काफ़ी भय होता है और न्यूक्लियर फ्यूल्स भी काफ़ी मर्यादित मात्रा में उपलब्ध है। तो इन सारी प्रतिकूलताओं को देखते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बहुत ही प्रोहिबिटिव है, हमारे भारत में तो खास करके प्रोहिबिटिव, यानी कि उसको छूट नहीं है। नए पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को छूट नहीं दी गई है इन सारी लिमिटेशंस की वजह से। न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिजाइंड। इसका इस्तेमाल पहले डिवास्टेशन यानी कि भयानकता सर्जने के लिए किया गया था। जैसे कि आपको मालूम है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे और उसकी असर आज भी हम वहाँ की प्रजाति के ऊपर देख सकते हैं। द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फिशन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, बट द 2 टाइप्स ऑफ डिवाइस आर engineered quite differently।
लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल जो है पावर जनरेट करने में और दूसरा न्यूक्लियर वेपन बनाने में, दोनों की बनाने की पद्धतियाँ अलग अलग है। हालांकि दोनों में यूटिलाइज होता है चेन रिएक्शन, लेकिन जो उसके डिवाइस है उन दोनों में काफ़ी फर्क है। ओके, चलिए आगे देखते हैं एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है खराब परिणाम। पर्यावरण को इन स्रोतों का उपयोग करने के बाद कौन से खराब परिणाम झेलने पड़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शंस। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट इन सम वे और द अदर। मतलब कि एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल करना ये वातावरण को एक या तो दूसरी तरीके से प्रदूषित कर सकता है। इन एनी गिवन सिचुएशन द सोर्स वी वुड चूज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स। जो हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कितनी अच्छी या तो सरलता से हम उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The economics of extracting energy from the source, the efficiency of the technology available, and the environmental damage that will be caused by using that source. पहला तो आर्थिक तौर पे वो कितना उपयोगी है, दूसरी बात वो पर्यावरण को कितना डैमेज करता है, तीसरी बात कि उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल करने के बाद हम पर्यावरण के ऊपर कितना असर करता है वो भी देखते हैं। Two, we talk of clean fuels like CNG. It would be more exact to say that a particular source is cleaner than the other. Clean fuel यानी कि compressed natural gas का इस्तेमाल जो हम बात करते हैं clean fuel के तौर पे, वो भी बहुत सही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और वातावरण को ना प्रदूषित करने वाला फ्यूल है। In some cases, the actual operation of a device like the solar cell may be pollution free, but the assembly of the device would have caused some environmental damage. सोलर सेल ये पॉल्यूशन फ्री है, उसमें से जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें से कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन उसको असेंबलिंग करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर काफ़ी प्रदूषण होता है। Research continues in these areas to produce longer lasting devices that will cause less damage throughout their life. ऐसे कई सारे जो डिवाइस है, यंत्र है, वो बनाने के ऊपर परीक्षण चालू है कि जिसके अंदर क्या हो सकता है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट अस? कब तक हमारे पास ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध रहेंगे? वी शो अर्लियर, मूविंग टू द पैराग्राफ, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर। हम जानते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड नहीं रह सकते। सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लीटेड समडे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये सोर्स कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज वी कट डाउन फॉर फायरवुड, वी कैन बी एश्योर्ड ऑफ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एट अ पर्टिकुलर रेट। अगर हम लकड़े की कटाई करके जो उसका इस्तेमाल जलाने में करते हैं उसकी जगह पे बायोमास का इस्तेमाल करें, तो हम ये एश्योर कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी के तौर पे कर सकते हैं। सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बता दिया है। Renewable energy is available in our natural environment in the form of some continuing or repetitive current of energy or stored in such large underground reservoirs that the rate of depletion of the reservoir because of extraction of usable energy is particularly negligible। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है बार बार जो हमें मिलती है, जैसे कि सूरज में से मिलने वाली ऊर्जा, समंदर में से मिलने वाली ऊर्जा, हवा में से मिलने वाली ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं जो है ये ऊर्जाएं हमें प्राकृतिक पर्यावरण में से मिलती है कि जिसका जो स्रोत है वो हमें रिपीटेटिव करंट देता रहता है, मतलब बार बार उसकी उपलब्धि हमें होती रहती है और उसे हम बहुत बड़े रिजर्वोयर के अंदर, लार्ज रिजर्वोयर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल करते भी जाए तो भी उसका एग्जॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज एज वेल एज इन टेक्स्ट. थैंक यू.